हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चुनाव प्रणाली के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जहां लोकतंत्र होता है वहां चुनाव अवश्य होते हैं। इसलिए कहा जाता है बिना लोकतंत्र चुनाव संभव नहीं है और बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव नहीं है। अगर हम लोकतंत्र शब्द की बात करें, लोकतंत्र दो शब्दों से बना है, लोक प्लस तंत्र। यानी कि लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी कि जनता का शासन जहाँ पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अब इस जनता का शासन दो तरह से देखने को मिलता है। पहला है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा और दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। प्रत्यक्ष चुनाव हमें प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे छोटे छोटे, वहाँ देखने के लिए मिलता है। ये जो नगर राज्य थे यहाँ पर जनता कैसे शासन करती थी, अगर कोई भी निर्णय लेना होता था तो वो सभी इकट्ठे होते थे और उस पर अपना मतदान करते थे। इसी तरह से आपने देखा होगा प्राचीन जो पहले भारत में क्या था कि मुखिया का चुनाव होता था स्थानीय शासन में, तो कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि ये हमारा मुखिया रहेगा, तो उसके अंदर भी वोटिंग होती थी और लोग अपने मुखिया को चुन लेते थे। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जनता डायरेक्टली अपने जो उस पर शासन कर रहा है, यानी जो गवर्नमेंट बनाएगा उन पर डायरेक्ट उनका कॉन्टैक्ट रहता था। लेकिन आज क्या है, आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है, भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, बड़े बड़े देशों में इस तरह के चुनाव कराना संभव नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, अधिकतर देशों ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया है, जहाँ पर क्या होता है जो लोग होते हैं यानी कि जो जनता होती है वो क्या करते हैं, वो अपने क्षेत्र से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। वो क्या करते हैं, विधानमंडल का निर्माण करते हैं। यही विधानमंडल क्या करता है, लोगों के लिए क्या करता है, नीतियाँ बनाता है और इनके प्रति उत्तरदायी होता है। अगर ये विधानमंडल यानी प्रतिनिधि ये जो चुने गए हैं जनता द्वारा, अगर ये कुछ भी अनैतिक काम करते हैं यानी गलत काम करते हैं, फिर गलत नीतियाँ बनाते हैं, तो अगले चुनावों में जो जनता होती है वो इनको वोट नहीं देती है और इस तरह से ये इन पर कंट्रोल भी रखती है और अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता का ही शासन होता है। तो यहाँ पर ये दो तरह के प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव की बात होगी। प्रत्यक्ष चुनाव तो आज बहुत ही कम देशों में अपनाया जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वो किस तरह से होता है, आइए चलते हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेन तरीके हैं हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे जो सबसे आगे वही जीते, इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दूसरा तरीका आता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसको कहते हैं पीआर सिस्टम, ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो पीआर सिस्टम है ये इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे डिस्कस। लेकिन जो हमारा फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम यानी एपीटीपी, इसके बारे में बात करते हैं। भारत में ये एपीटीपी अपनाई गई है, यानी कि जो सबसे आगे भई जीती यही अपनाई गई है। इसमें लोकसभा का जो चुनाव होता है एमपी का, इन्हीं के इसी प्रणाली द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो विधायिका होती है, जो हमारी विधानसभा होती है राज्यों की, उनका जो उसमें जो एमएलए चुन के जाते हैं उनका चुनाव भी एपीटीपी के द्वारा ही होता है। तो ये किस तरह से वर्क करती है, आइए इसको देखते हैं। भारतीय चुनाव व्यवस्था को जानने से पहले हम देखते हैं कि 1984 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसका परिणाम यहाँ पर बताया गया है। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसको 48% वोट मिले और 415 सीटें मिली, जो कि करीब 80% के आसपास हैं। तो यहाँ पर सीटों से जो परसेंटेज वोट हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो सीटों का परसेंटेज उनको मिला है। अगर हम भाजपा और जनता पार्टी की बात करें, इन दोनों में कंपेयर करें तो 7.4% भाजपा को मिला क्या वोट मिले, लेकिन उसको 2 ही सीटें मिल पाई लोकसभा की। जबकि जनता पार्टी को 6.7, उससे मतलब जो भाजपा है उससे भी कम मिले, लेकिन इसको सीटें ज़्यादा मिल गई 10%। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम द्वारा होते हैं। इस वजह से जो वोट का परसेंटेज होता है वो बाकी पार्टियों में बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी अकेले ही 48% वोट ले आई, लेकिन बाकी जो वोट थे 62% वो बाकी जो पार्टियाँ थी उनमें बढ़ गया। तो आइए समझते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। चलिए दोस्तों, जानते हैं किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत किस तरह से होता है। देखिए, फर्स्ट पास्ट का मतलब हो गया जो पहले निकल जाना, यानी पास्ट मतलब निकल गया, पहले निकल गया। द पोस्ट, उसको क्या मिल जाती है, द पोस्ट मिल जाती है, यानी जो चुनावी दौर में पहले निकल जाता है उसको पोस्ट मिल जाती है। जैसे ही आप देखते होंगे कि जो रेसिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, जो सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर लेता है वो क्या होता है, दौड़ में जीत जाता है। इसी तरह से जो चुनावी दौड़ होती है उसमें भी यही होता है। जैसे सपोज करो किसी चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाना है और उनके पास सिर्फ 100 वोट हैं। अब 100 वोट में 3 प्रतिनिधि खड़े हो गए, ए, बी और सी। अब एक को मिल गए, चलो एक को मिल गए 35 वोट, ठीक है, एक को 35 वोट मिल गए, एक को मिल गए 25 वोट मिल गए और एक को मिल गए 40 वोट। अब यहाँ पर टोटल वोट तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, इक्वल अगर हम करें तो कितने हो जाएंगे, टोटल वोट तो हमारे हो गए पूरे 100 के 100, ठीक है। अब इन 100 वोटों में से जीतेगा कौन? अब जीतने वाला कौन होगा? देखिए, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसको मिला होगा
टोटल तो 100 हैं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा मिला होगा वही प्रतिनिधि जीतेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिला है हमें इस वाले को, सी वाले को मिला है, तो जो सी होगा वो जीत जाएगा। भले ही ये टोटल वोट का 50% नहीं है, देखिए 40 जो होता है वो 50% भी नहीं है 100 का। अगर मैं इन ए और बी के दोनों को वोट की बात करूं तो कितना, ये 60% हो रहे हैं। देखिए 25-25, ये 30, 40, 50, 60, ठीक है, ये 60 वोट हो रहे हैं, और जबकि ये 40 वोट हैं। ये 40 वोट होके भी जीत गया, जबकि 60 वोट किसी और को, बाकी 2 उम्मीदवार को दिए गए। ऐसा कैसे हुआ? देखिए कम वोट के द्वारा ये इसलिए जीता क्योंकि इसके जो 60 वोट थे वो 2 बाकी उम्मीदवारों में बट गए। इस वजह से ये 40 वोट के द्वारा भी जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त वोट बाकी 2 उम्मीदवारों से ज़्यादा थे, भले ही उसके अंदर 5 वोटों का ही अंतर था। क्योंकि ये जो ए वाला जो उम्मीदवार था, ये वाला, इसके पास सिर्फ 5 वोट कम थे, अन्यथा ये जीत सकता था। क्योंकि इसके पास सिर्फ 40 हैं, 35 के बाद सिर्फ 5 वोट ही थे जिससे ये जीत गया। तो यही होता है जब फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में। इसको एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे आपने धमाल मूवी जो है उसके बारे में सुना होगा, वो देखी होगी। उसके अंदर क्या होता है, जब ये चारों जंगल में जा रहे होते हैं तो अचानक क्या होता है, इनको शेर की आवाज़ आती है। तो जो रितेश देशमुख होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जूता बांधने लगते हैं। तो फिर वो ये बोलते हैं कि देखो तुझे क्या लगता है, तू शेर से तेज़ भाग सकता है? तो रितेश देशमुख बोलते हैं मुझे शेर से तेज़ नहीं भागना है, मुझे तो तुम तीनों से तेज़ भागना है। यही होता है चुनाव में। चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार को ज़रूरी नहीं है 50% के प्लस वोट मिले, उसको ये ज़रूरी नहीं है। उसको ज़रूरी है कि बाकी उम्मीदवारों से उसको प्लस मिले, यानी उससे ज़्यादा मिले, चाहे 1 वोट ज़्यादा हो चाहे 10 वोट ज़्यादा हो। अब देखते हैं भारत में लोकसभा का चुनाव किस तरह से होता है। देखिए भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं वो टोटल हैं 545। अब इनमें से 2 जो सीटें हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति को दी जाती हैं। जो बाकी बची 543 उन पे चुनाव होता है। अब चुनाव कराने के लिए क्या करते हैं कि पूरे देश को 543 जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। यानी कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है कि एक प्रतिनिधि चुना जाता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से। चाहे उस क्षेत्र में चाहे 1 व्यक्ति खड़ा हो चुनाव के लिए, चाहे 10 व्यक्ति चुनाव खड़े हों, लेकिन जो जीतेगा वही एक चुन के आएगा। तो सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये नोट करने वाली है कि विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, उसे केवल अन्य प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलने पर विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो जो जैसा कि आपने अभी देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि रितेश देशमुख क्या बोलते हैं कि मुझे देखो तुम तीनों से तेज भागना है, तो यही इसके अंदर होता है कि जो प्रत्याशी सबसे ज़्यादा अन्य प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाता है उसी को क्या कर देते हैं, विजयी घोषित कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के कुछ गुण बताए जाते हैं और इसके कुछ दोष बताए जाते हैं। तो पहले हम इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। पहला गुण जो इसका बताया जाता है वो है सरल प्रणाली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल प्रणाली मानी जाती है। किस तरह से? देखिए अगर हम बात करें प्रथम आम चुनाव की तो वो कब से कब तक हुए थे, 1951 से 1952 में, ठीक है। तो 51 में शुरू हुए थे और ये 52 में ख़त्म हुए थे। अब ये प्रथम आम चुनाव थे इसलिए लोगों को कुछ नहीं पता था किस तरह से वोट डालना है, तो लोगों को कुछ ऐसी प्रणाली देनी थी जो बिल्कुल सरल हो। तो एफपीटीपी में क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जो कैंडिडेट होता है उसके नाम के आगे उसका चिन्ह भी होता है कि वो किस तरह के चिन्ह, मतलब किस तरह के चिन्ह पे खड़ा है। अगर लोग उसका नाम नहीं पढ़ सकते हैं, साक्षर नहीं है, तो चिन्ह देख के वो आराम से उसका वोट डाल सकते हैं। तो वो आराम से उनको बस उसके आगे का जो बटन है वो दबाना होता है और वोट पड़ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल था जिसको पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों ही तरह के लोग डाल सकते थे। और उस टाइम भारत में पढ़े लिखे कम थे, तो अगर कोई भी सत्ता में नहीं आता और फिर मिलिट्री राज आ जाता तो हमारा जो लोकतंत्र था वो खतरे में पड़ सकता था। इसीलिए ये प्रणाली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और हमने इसी को अपनाया, जो कि बहुत ज़्यादा सरल मानी जाती है। फिर दूसरा जो गुण है इसका, कम खर्चीली है। तो एफपीटीपी में होता क्या है कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पर लोग आसानी से जो अपने प्रतिनिधि हैं उन तक पहुँच सकते हैं, साथ ही साथ प्रतिनिधि अपने लोगों तक आसानी से उनकी समस्या जान सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आता है कि तीसरा जो गुण बताया जाता है वो है 2 दलीय पद्धति का विकास। तो देखिए पहला जो आम चुनाव हुआ था 1955 में जब खत्म हुआ तो कांग्रेस सत्ता में आई। अब ये कांग्रेस सत्ता में आने के बाद 1960 के दशक तक क्या होता है कि ये सत्ता में रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है नए नए जो गैर कांग्रेसी दल होते हैं वो भारत में उभरने लगते हैं। और आज क्या हो गया है कि आज 2 मुख्य दल उभर कर आए हैं। पहले हैं बीजेपी, ठीक है, ये जो केंद्र में सत्ता और विपक्ष की भूमिका निभाते रहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस होती है विपक्ष में, और जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी विपक्ष में। तो सपोज करो बीजेपी क्या है, सत्ता में है, तो होता क्या है कि जब बीजेपी सत्ता में होगी तो कानून भी बनाएगी, कोई नीति भी बनाएगी। अगर वो कानून या नीति जो लोग हैं यानी जनता है उनकी नीतियों के खिलाफ है, उनके हितों के खिलाफ है, तो जो विपक्ष दल है
वो इन नीतियों की आलोचना करेगा और सरकार से इसमें सुधार या फिर वापस लेने के लिए कहेगा। तो सरकार को मजबूरन इनको इसमें या तो संशोधन करना पड़ेगा या इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो विपक्षी भूमिका है वो भी हमारी 2 दलीय पद्धति का ही परिणाम होता है। एपीटीपी के कुछ दोष भी बताए जाते हैं। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अलोकतांत्रिक पद्धति है। कैसे? क्योंकि उनका मानना है कि चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, उनका मानना है कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो बाकी अन्य प्रतिनिधियों से कुछ परसेंटेज वोट अधिक पाकर ही जीत गया है। कैसे? देखिए, माना कि 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनमें से पहला बीजेपी का जिसको 40,000 वोट मिलते हैं, दूसरा कांग्रेस का जिसको 33,000 और तीसरा बीएसपी का जिसको 27,000। तो इसमें जो जीतेगा वो 40,000 वाला जीतेगा, यानी बीजेपी का उम्मीदवार। बाकी जो 2 उम्मीदवार हैं वो उनको थोड़ा सा कम मिलने की वजह से वो हार जाएंगे। लेकिन आखिरकार वोट तो 33,000 लोगों ने उनको भी दिया है, ठीक है। जैसे कांग्रेस वाले को 33,000 ने दिया है, बीएसपी वाले को 27,000 ने दिया है। तो करीब 50-60 तो लोगों ने अन्य, देखो 2 पार्टियों को चुना है, इसको तो चुना ही नहीं है, फिर भी ये जीत गया। तो इस तरह से ये माना जाता है कि ये अलोकतांत्रिक पद्धति हो जाती है। फिर अगर दूसरा जो दोष बताया जाता है वो है छोटे दलों के हितों के विरुद्ध है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका मानना है कि जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलते हैं उस अनुपात में उन्हें सीटें नहीं मिलती। जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, 2019 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें जो बीजेपी थे उसके अंदर उसको 37% वोट मिलते हैं, लेकिन उसको सीटें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, 55%, ठीक है। अब कांग्रेस थी, उसको वोट ज़्यादा मिल गई, उसको 19% मिल गई, लेकिन उसको सीटें बहुत कम दे दी, कब 9% दे दी। तो वहाँ पर सीटों का और वोट का जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसके अंदर कभी भी इक्वल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कांग्रेस को 19% वोट मिलने के बावजूद उसको जो सीट मिली सिर्फ 9% ही मिली। इस तरह से वो हार जाती है और कुछ ही सीटें पा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कमियां बताई गई हैं जो कि काफ़ी हद तक सुधारी जा सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।